गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा क्लास है इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज हमारा क्लास है इकोनॉमिक्स। आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे ऑन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग कितना जानते हो? इकोनॉमिक्स एक्चुअली ये वर्ड जो है, इस वर्ड के बारे में आज हम लोग थोड़ा मास्टरी करते हैं। इस वर्ड का मतलब है, ये वर्ड एक्चुअली टू ग्रीक वर्ड से आया है। पहला है आपका इकोस एंड दूसरा है आपका नोमास। देखिए ये दो ग्रीक वर्ड से आया है, ये दो ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है इकोस एंड नोमोस। इकोस का मतलब हो गया गाइस, यहाँ पे इकोस का मतलब हो जाता है हाउस होल्ड। क्या आपको समझ में आया? हाउस होल्ड। और उसके साथ नोमोस का मतलब हो जाता है मैनेजमेंट, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। एक एग्जांपल ये है कि सपोज करो कि आपको आपकी मम्मी ने 1000 रुपए दिया है। आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपए एक्सपेंस करने के लिए दिया है। देखो गाइस, इस चीज को थोड़ा अपने घर से बाहर तक सोचते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिया है, ये रहे, ठीक है। आपको क्या क्या खरीदना है? आपको बुक्स खरीदने हैं, ठीक है। आपको मोमोज खाने हैं या पिज्जाज खाने हैं, जैसे जो भी खाना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको शॉपिंग भी करना है। शॉपिंग सपोज करो आपको कुछ भी खरीदना है, टी शर्ट खरीदना है अपने लिए, या कुछ भी कपड़े खरीदना है, क्लॉथिंग हो गया, या एनीथिंग व्हाट यू वांट, ठीक है। तो इस 1000 रुपए में प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है गाइस? प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है कि इस 1000 रुपए में हमें क्या करना है? इस 1000 रुपए में हमें इतना कुछ चाहिए। तो क्या इज इट पॉसिबल कि आप इस 1000 रुपए में इतना कुछ खरीद सकते हो? क्या ये पॉसिबल है कि आप 1000 रुपए में मोमोज, पिज्जा, शॉपिंग, टी शर्ट एंड क्लॉथिंग ये सब खरीद सकते हो? आज की महंगाई की डेट में इट इज नॉट पॉसिबल कि विद इन 1000 रुपीज में आप ये पूरे के पूरे वांट्स को आप फुलफिल कर सकते हो, है ना गाइस? ये यानी कि ये आपके क्या है? ये सारे के सारे ये आपके वांट्स है ना। वांट्स आप फुलफिल नहीं कर सकते। तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वांट, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट? है ना, हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यस गाइस। उसके बाद आप देखो कि ये जो है, इसमें से आप अब क्या करोगे? अब आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है। सोचो गाइस, आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है, राइट? तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप एक काम जरूर कर सकते हो। इनमें से द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप चॉइस करोगे कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। आपका पहला क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप ये चीज को आपको चाहिए। तो आपने बोला फूड है, ठीक है, आपने बोला क्लॉथिंग है, आपने बोला कि मैम मेरे को तो बुक्स भी खरीदने थे, मुझे पिज्जा भी खाना था। लेकिन इन सब में सपोज करो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बुक्स, ठीक है, आपको बुक्स खरीदने। तो आप बुक्स खरीदने के लिए गए। अब बुक्स के दुकान पे आपको 1000 रुपए आपके पॉकेट पे है। अब बुक्स के शॉप पे सपोज करो ये शॉप है, ठीक है गाइस, ये शॉप है। शॉप पे जो बुक आपने परचेज किया, सपोज करो इको का बुक, इकोनॉमिक्स का बुक आपने परचेज किया और वो आपको एटलीस्ट 500 या 540 का पड़ा। अब आपके पास गाइस कितना बचा? इस 1000 रुपीज में से 1000 रुपीज में से आपको 540 का जो बुक है आपको पड़ा है। तो आपके पास बचा कितना? आपके पास कितना पैसा बैलेंस बचा है? आपके पास बैलेंस कितना बचा है गाइस? आई गेस 460 रुपीज, राइट? अब आप सोचोगे 460 रुपीज में अब आपके पास बुक का केस खत्म। अब आपको क्या चाहिए? बुक का केस खत्म। अब आपको चाहिए फूड या तो क्लॉथिंग। अब इन दोनों में से आप क्या खरीदोगे? सपोज करो आपका सेकंड चॉइस है क्लॉथिंग, ठीक है। तो आप क्लॉथिंग के लिए जाओगे, राइट? अब ये 460 में आपने क्लॉथिंग के लिए सोचा। क्लॉथिंग सपोज करो कि आपके 250 रुपए में 250 रुपीज में आपको एक टी शर्ट मिल गया गाइस, ठीक है। 250 रुपीज में आपको टी शर्ट मिल गया। सपोज करो कि 250 रुपीज में आपको टी शर्ट मिल गया। तो अब आपके पास बैलेंस कितना बचा है? अब आपके पास बैलेंस कितना बचा है? 460 माइनस 250। सपोज करो आपके पास बचा है अराउंड 210 रुपए आपके पास बचा है। अब इस 210 रुपए में आप फूड के लिए सोचोगे, राइट? अब आपको फूड के लिए सोचोगे और इसमें आप आराम से पिज्जा या मोमोज आप खा सकते हो, है ना गाइस? तो इसका मतलब हमने क्या किया? हमने इस पूरे जगह पे क्या किया है? हमने इस पूरे जगह पे हमने क्या किया? हमने अपने रिसोर्सेस को प्रॉपर्ली एलोकेट किया। जो भी हमें चाहिए अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने का, है कि नहीं? इसका मतलब हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? हमारे पास रिसोर्सेस भाई स्केर्स है।
हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स है, इनकी कमी है गाइस, समझे? तो इन्हें हम अच्छी तरीके से इस तरीके से अलॉट करेंगे कि अपने वांट्स को क्लासिफाई कर सके, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। और इन वांट्स को हम डिवीजन कर देंगे कि पहले हमें क्या चाहिए, सेकंड हमें क्या चाहिए और थर्ड हमें क्या चाहिए, ठीक है? और आप जानते हो कि बेसिक नीड्स क्या है? एक ह्यूमन के बेसिक नीड्स क्या होते हैं? फूड, पहले तो पेट भरेंगे तब ना जिएंगे। नेक्स्ट है फूड, नेक्स्ट है क्लॉथिंग, कपड़ा चाहिए, एंड सर ढकने के लिए शेल्टर यानी कि घर चाहिए, है कि नहीं? ये हमारे 3 बेसिक अभी तक पाए गए हैं कि हमारे 3 बेसिक नीड्स है इकोनॉमी में, ठीक है? इन रिसोर्सेज को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट? कि हम इस बेसिक इकोनॉमी के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यही लिखा है गाइस, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो कि द टर्म इकोनॉमिक्स केम फ्रॉम, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करने की जरूरत है। आप ये चीज यहाँ पे लिख लो कि इकोनॉमिक्स केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, यहाँ पे लिख लेना 2 ग्रीक वर्ड्स, जिसका मतलब है एक है इकोस, ठीक है? और इन 2 वर्ड का मतलब है हाउस होल्ड एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट मैंने बोला था कि प्रॉब्लम्स क्या है गाइस, इसे भी आप काट देना, यहाँ पे लिखना प्रॉब्लम्स क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, है कि नहीं? मैंने अभी ही बोला है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट मैंने बोला कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने बोला ना गाइस कि आप अपने 1000 रुपए को किस तरीके से अप्लाई करोगे, पहला चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस करके, राइट? तो आप अपने ह्यूमन वांट्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो? अपने ह्यूमन वांट्स को आप यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अपने ह्यूमन वांट्स को मैं कैसे सेटिस्फाई कर सकती हूँ। इट्स नॉट सेटिस्फाई, अंडरस्टूड? सेटिस्फाई कर सकती हूँ, ठीक है? Those wants to be taken first, which are our basic needs like food, shelter and clothing. Understood guys? तो जो भी वही हमें चाहिए होगा जो कि हमारे फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग जो हमारा बेसिक नीड है। तो यहाँ इकोनॉमी पे बात हो रही है, तो इसीलिए इकोनॉमी में हमें ये तीनों चीज चाहिए। अगर आपकी पर्सनल, आपकी इंडिविजुअल की बात हो तो हमारी वांट्स भी जैसे अनलिमिटेड है, हमें बहुत ही कुछ चाहिए रहता है, राइट गाइस? इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए एक है हमारे पास एंड बड़े डेफिनेशंस है जो बहुत बड़े विख्यात इकोनॉमिस्ट ने अपने सोच से वेल्थ डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशन को बताया है कि कैसा इकोनॉमिक्स हमारा कैसा है और इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स कैसा होना चाहिए, या आइडियाज या अपने आइडियोलॉजीज को शेयर किया, यू कैन से, ठीक है? और जितने लोगों ने अपने आइडियाज को शेयर किया उतने लोगों ने इसको मॉडिफाई भी किया है, इनफैक्ट क्रिटिसाइज भी किया है, ओके गाइस? क्रिटिसाइज भी किया है। नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट वेल्थ डेफिनेशन। देखो वेल्थ डेफिनेशन यहाँ पे दिया ही हुआ है कि वेल्थ डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। ये जो पहला जो शख्स इन्हें देख रहे हो, ये जो महाशय को देख रहे हो, ये है एडम स्मिथ। क्लियर गाइस? एडम स्मिथ जो कि 1723 से लेकर के 1790 तक ये जो है इनका माने टाइमलाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक ही थे। नेक्स्ट गाइस देखो, एडम स्मिथ को द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा है गाइस, तो आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया है। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, उसमें एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776। तो याद रखना गाइस, ये एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है, ओके? नाउ देखो गाइस, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अबाउट द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है? इन 1776 में इन्होंने अपने बुक को पब्लिश किया था और उसमें उन्होंने अपने डेफिनेशंस दिए थे कि वो वेल्थ को, वो इकोनॉमी को कैसा देखते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस प्रोडक्शन और ग्रोथ पे दिया है, इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस प्रोडक्शन और ग्रोथ में दिया है। गाइस इनका कहना था, इस महाशय का ये कहना था कि भैया प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन करो, उसको सेल इन द मार्केट में सेल करो, किसी भी सामान को आप प्रोड्यूस करो और उसको सेल करो। इससे क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इससे मनी आएगा और मनी इकोनॉमी तब जाकर के, जैसे ही मनी इन्फ्यूज होगा वैसे इकोनॉमी हमारी ग्रो कर जाएगी, ओके गाइस? और हम लोग वेल्थ मतलब की वसीयत बना पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स तो स्टडी ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ है। गाइस स्टडी ऑफ वेल्थ का मतलब हो गया कि उनके हिसाब से उनका प्रॉपर सब्जेक्ट क्या था? देखो उनके हिसाब से उनका प्रॉपर सब्जेक्ट क्या था? उन्होंने किस पे सबसे ज्यादा फोर्स दिया था? भाई वेल्थ, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि देखो अगर वेल्थ को बढ़ाना है ना तो प्रोडक्शन को बढ़ा दो,
ठीक है, प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा मनी वैसे ही आएगी। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि इट कंसीडर ओनली मटेरियल गुड्स व्हिच आर स्कार्स एंड यूजफुल। उन्होंने सिर्फ उन मटेरियल्स को लिया है कि उन मटेरियल्स को लिया है जो कि स्कार्स है, जिसकी कमी है। स्कार्स का मतलब गाइस हो गया कमी, जिसकी कमी है, ठीक है, जैसे कि वुड्स है ना। ऐसे ही फॉरेस्ट्री, आप जानते हो कि फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं एंड वुड्स की कमी है, तो इसका और भी अच्छा इस्तेमाल करें, इसका ऑल्टरनेटिव यूज करें, जैसे कि टेबल चेयर, कुर्सी, टेबल चेयर और भी बहुत कुछ बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बुक एंड पेन, ये सब मटेरियल गुड्स है, ये सब मटेरियल गुड्स है। इसका प्रोडक्शन अगर आप करोगे, मार्केट पे सेल करोगे, तो आपको इससे क्या मिलेगा? मनी, राइट। इससे आपको क्या मिलेगा? मनी, और इससे हमारा वेल्थ इंक्रीज होगा। इन्होंने इसमें ये बोला है, इट स्टडीज द कॉज ऑफ वेल्थ एंड एक्युमुलेशन। वेल्थ एक्युमुलेशन मतलब कि वेल्थ को बढ़ाने का काम, ऑब्वियस सा बात है। इकोनॉमिक्स को कहा गया है, इकोनॉमिक्स इज द कॉज ऑफ वेल्थ, माने द रिचनेस, व्हाटएवर द रिचनेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है गाइस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हमें क्या बढ़ाना होगा? प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। उन्होंने घुमा फिरा के एक ही बात बोला है कि भाई मटेरियल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दो, पैसा कमाओ, एंड देन वी विल गेट सम मनी, और हम लोग अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला, इन्होंने इकोनॉमिक मैन के बारे में बोला। इकोनॉमिक मैन गाइस, इकोनॉमिक मैन जो पैसा कमाता हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मैन, those men who works for self interest, वो सिर्फ अपने लिए काम करता है, मतलब वो काम करेगा, उसको सैलरी या वेज मिलेगा। उनके डेफिनेशन को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज का मतलब क्या हो गया? क्रिटिसाइज यहाँ पे मतलब है गाइस कि देखो, क्रिटिसिज्म का मतलब हो जाता है कि कौन कौन सी बातें उनके डेफिनेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। लोग आ ही जाते हैं उंगली उठाने के लिए, राइट, तो वो भी आ गए, सब बहुत सारे इकोनॉमिक्स आ गए और उन लोगों ने उंगली उठाया कि भाई देखो, वेल्थ डेफिनेशन में जो एडम स्मिथ है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक मैन की बात कही है। उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया है? वेल्थ को। उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया है? वेल्थ को दिया है ना। उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया है? वेल्थ। इसे ले लेते हैं, मुझे थोड़ा लाइट कलर चाहिए था गाइस। हाँ, तो उन्होंने सबसे ज्यादा किसे क्रिटिसाइज किया है? उन्होंने वेल्थ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इसका मतलब सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर को ऊपर उठाना, यानी कि ये लोग पैसा कमाएंगे एंड पैसा कमा के हमारे वेल्थ को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने सिर्फ मटेरियल गुड्स को देखा, नॉन मटेरियल गुड्स को देखा ही नहीं। नॉन मटेरियल गुड्स का सर्विसेज हो गए, उन्होंने सर्विसेज को इग्नोर कर दिया। क्लियर? उन्होंने सर्विसेज को इग्नोर कर दिया है, जैसे ये सब को उन्होंने वेल्थ नहीं माना। जैसे कि यहाँ पे सर्विसेज हमारे नेचर भी हमें देते हैं, वाटर, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, जिसे हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। तो इन चीजों का उन्होंने वेल्थ में इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया। उन्होंने इकोनॉमिक मैन के बारे में किया, जो सिर्फ सेल्फिश मोटिव के लिए वर्क करते गए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो मैन का जो एक्टिविटी होता है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए होता है, राइट। तो वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा, है कि नहीं? सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा, मोरालिटी के बारे में नहीं सोचेगा, एंड कोई रिलीजियस स्टेटस के बारे में नहीं सोचेगा। अरे आप ही सोचो ना, अगर आदमी इकोनॉमिक हो जाए, है ना, एकदम ही इकोनॉमिक हो जाए, तो क्या वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? इसका डायरेक्ट थिंकिंग ये आ जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करेगा तो भाई उसमें खर्चे भी तो होते हैं। जैसे आपको ट्रैवल करने की इच्छा है, कहीं आप घूमने जाना चाहते हो, सपोज करो सिंगापुर जाना चाहते हो आप, ठीक है, सिंगापुर जाना चाहते हो, तो उसको जाने के लिए आपको टिकट की फेयर देनी पड़ेगी, है कि नहीं? टिकट प्राइस देना पड़ेगा, नेक्स्ट फूड की देखनी पड़ेगी, एंड नेक्स्ट तुम्हारे को होटल का भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये सब चीजें तुम्हारे को किसी न किसी पैसे पे ही आएगा, इसमें आपका एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस यूजुअली आप इसमें जीएसटी भी पेमेंट करोगे, है कि नहीं? टैक्स भी जाएगा आप। तो ये भी तो एक एक्टिविटी है, ही तो है, लेकिन हमारे एडम स्मिथ ने इस चीज को अपने डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया। बात जो है गाइस, देखो, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन देने के लिए ये जो महाशय है, इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। आप देख ही सकते हो, ये लिखा ही हुआ है, इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल, है कि नहीं? इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल, और ये जो थे, ये 1842 से लेकर के 1924 तक इनका जो है टाइमलाइन है। इनका टाइमलाइन है 1842 से लेकर 1942 तक का टाइमलाइन है। इन्होंने अपने बुक पे आया है कि, और उनका बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और उन्होंने इसको पब्लिश किया था 1890 में। उन्होंने मटेरियल डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स में। उन्होंने बोला कि अरे वेलफेयर, सिर्फ ह्यूमन का वेलफेयर भी हमें देखना पड़ेगा, है ना।
जैसे एडम स्मिथ ने तो सिर्फ वेल्थ के बारे में बात किया था, उन्होंने सिर्फ वेल्थ के बारे में स्टडी बताई कि आपको अपनी वसीयत को कैसे इंक्रीज करना है, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, ह्यूमन वेलफेयर भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने एक ऐसे इंडिविजुअल, एक ऐसे सोशल एक्शंस को स्टडी किया जिन्होंने बहुत क्लोजली इन्होंने मटेरियल रिक्विसाइट का वेलबींग यानी कि मटेरियल के बारे में पढ़ाई की। इन्होंने बोला, मैं इसे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके बोलूंगी कि ही गेव मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन वेलफेयर, उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ह्यूमन वेलफेयर को दिया इन कंपैरिजन टू वेल्थ। उन्होंने ये भी कहा कि ही सेड कि वेल्थ एक ऐसा मीन है, वेल्थ एक ऐसा जरिया है टू सेटिस्फाई वांट्स सेटिस्फाई करना है, ठीक है, एंड नॉट, और ये वांट्स कभी भी एक बार में फुलफिल नहीं होंगे, क्योंकि वांट्स हम जानते हैं गाइस, हम पहले ही बता चुके कि वांट्स आर अनलिमिटेड, है कि नहीं, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, और इसको अटेंड करने के लिए हमें मटेरियल रिक्विसाइट चाहिए, माने मटेरियल्स चाहिए, मटेरियल यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली हम यही बोल रहे हैं, रिसोर्सेज चाहिए, है कि नहीं, किसके वेलबींग के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए। क्लियर। इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ मैनकाइंड को दिया, इन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को दिया, एंड मटेरियल वेलफेयर एंड यूज ऑफ मनी गाइस। स्टडी ऑफ मैनकाइंड देखो गाइस कि कहने का मतलब है कि ये एक्चुअली मैन के रोल ऑफ मैन को स्टडी करता है कि एक इंसान का क्या रोल है, एक इंसान का क्या रोल है इकोनॉमी में, है कि नहीं, इकोनॉमी में ये इकोनॉमी को वापस क्या देता है, ये इकोनॉमी में वापस प्रोडक्शन एंड बहुत कुछ देता है कि नहीं। ये वेल्थ के डेफिनेशन को वेल्थ के डेफिनेशन के जगह पे हम बोल सकते हैं कि रोल ऑफ मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इकोनॉमी, बिकॉज ये रोल ऑफ मैन ही हमारे पूरे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं गाइस, सेल करने में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है, आप जानते हो बिजनेस बहुत टाइप ऑफ होती है। ये रोल ऑफ मैन, अब मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि मैन में सिर्फ आदमी आते हैं, औरतें ही ऑब्वियस बात है, फीमेल्स भी आती हैं, फीमेल्स एंड मैन बोथ कैन कंट्रीब्यूट इन दिस इकोनॉमी टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड वी कैन सेल दिस इन द मार्केट टू गेन मनी, टू इंक्रीज आवर रिसोर्सेज, है कि नहीं। सिर्फ मनी ही नहीं, लैंड को भी हम लोग फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, है कि नहीं, लैंड को भी हम लोग फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। इकोनॉमी में लैंड क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड भी है, प्रीशियस भी है, एंड आप कह सकते हो कि ये काफी एक्सपेंसिव एंड प्रीशियस बोथ आर सेम, माने ये जो लैंड है, इस लैंड को हमें बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ता है, क्योंकि नेचर में ये काफी ज्यादा लिमिटेड है, हम लोग ना तो लैंड को बढ़ा सकते हैं और ना ही लैंड को कम कर सकते हैं। तो ये चीज है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू मार्शल के अकॉर्डिंगली ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या हो गया, ये एक्चुअली पर्सन को किस तरीके से, एक इंसान को, सपोज करो ये इंसान है, ये कोई भी है, राम सपोज करो, राम को जो 1000 रुपए में मम्मी से मिला, तो ये कैसे एक्सपेंड करेगा, कैसे स्पेंड करता है, यही तो स्टडी है अबाउट ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, आप किस तरीके से अपने मनी को स्पेंड करते हो। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ऑब्वियस सा बात है कि कैसे ह्यूमंस अर्न करते हैं मनी, और इसको वेलफेयर एक्टिविटीज में भी लगाते हैं। वेलफेयर यानी कि जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, सपोज करो उस कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया गाइस, और इन्वेस्टमेंट करने से क्या हो गया, मैंने एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट की, तो ये एक काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर ही तो हुआ, सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी जीना है, समझे, तभी तो हम लोग वेल्थ की डेफिनेशन से हट के रोल ऑफ मैन के डेफिनेशन पे आ सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिसिज्म क्या हो जाता है कि इनके डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया है, गाइस। इनके डेफिनेशन में एक्चुअली में इन्होंने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन ठीक तरीके से नहीं किया, इन्होंने सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज को डील किया, ह्यूमन क्या क्या एक्टिविटीज करता है। आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स डज नॉट डील ओनली विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी हम लोग डील करते हैं, हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, इसमें हम लोग पैसा खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, है कि नहीं, जैसे टूरिज्म, ठीक है, या होटल में खाना खाना, है कि नहीं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, नॉन, इसमें भी हमारा एक्सपेंसेस जाता है। नेक्स्ट है, ही पॉइंटेड आउट मटेरियल गुड्स अलोन डू नॉट प्रमोट वेलफेयर। मैंने पहले ही बोला कि इन्होंने भी नॉन मटेरियल गुड्स को प्रमोट नहीं किया, इन्होंने भी सर्विसेज को प्रमोट नहीं किया। तो गाइस इनके डेफिनेशन में ये सारी प्रॉब्लम है। सर्विसेज में आप जानते हो कि क्या क्या आता है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स,
इन्होंने भी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गाइस, इन्होंने डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके सर्विसेज को भी इंक्लूड नहीं किया। इन्होंने डोमेस्टिक सर्वेंट्स पहले के माफिक जैसे अल्फ्रेड मार्शल ने भी डॉक्टर्स, लॉयर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट्स का जो इनकम है इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं पकड़ा, तो इन्होंने डिस्टिंक्शन गलत की। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस कि थर्ड डेफिनेशन देने के लिए ये आ जाते हैं स्केर्सिटी डेफिनेशन। ये आ जाता है स्केर्सिटी डेफिनेशन, आप देख सकते हो स्केर्सिटी डेफिनेशन ये जो है यू कैन सी, ये है रॉबिन्स, लियोनेल रॉबिन्स। कौन है? लियोनेल रॉबिन्स। ये महाशय आते हैं अल्फ्रेड मार्शल के बाद। ठीक है, ये आते हैं, इनका जो टाइमलाइन है गाइस ये है आपका 1898 से लेकर के 1984। तो ये लियोनेल रॉबिन्स आते हैं, इन्होंने फोकस किया इकोनॉमिक्स नीदर विद मटेरियल मीन नॉर विद वेलफेयर, यानी कि इन्होंने बोला कि वेल्थ से भी ये रिलेट नहीं कर रहा है और मटेरियल से भी ये रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, इन्होंने ये बोला। इन्होंने अपने बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस जो कि पब्लिश हुआ 1932 में, इस बुक के अकॉर्डिंगली इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन एक साइंस यानी कि सिस्टम के तरीके से बताया, जहां पे ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज, स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज। मैम ये क्या है? देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया है पहली बात बोला गया है कि इट इज साइंस, राइट, इट इज साइंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स। इससे बहुत सारी बात आई है ना। पहला आया एंड्स, मैम एंड्स क्या है? दूसरा आया स्केर्स, जिसका ऑल्टरनेटिव यूज भी है, ठीक है गाइस, ध्यान से समझेंगे कि इनके डेफिनेशन में ऐसा क्या खास है। एक्चुअली एंड का मतलब हो गया कि वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स तो इंसानों के बहुत अनलिमिटेड होते हैं, आपको पता ही है, लेकिन रिसोर्सेज तो स्केर्स है, रिसोर्सेज की क्या है? कमी है, स्केर्स है ना, रिसोर्सेज क्या है? कमी है, और इसके लिए हमें ऑल्टरनेट यूज करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल मैम देती हूँ, एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास लैंड है, मेरे पास 5 एकर्स ऑफ लैंड है ना, 5 एकर्स ऑफ लैंड है। इस लैंड में जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये लैंड सपोज करो इतना ही मेरे पास 5 एकड़ ऑफ लैंड है, इतना ही लैंड है मेरे पास, ठीक है ना, इतना ही लैंड है। इस लैंड में अगर मैं सिर्फ राइस को कल्टीवेट करूं, इस पूरे जगह पे, और ह्यूमन का जो वांट है, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, उसको राइस भी चाहिए प्लस पल्स भी चाहिए, तो वो क्या करेगा? सिर्फ राइस को प्रोड्यूस करेगा, तो वो तो ह्यूमन वांट्स को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो तब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हम लोग ये सोच सकते हैं इसी आधे में राइस कल्टीवेट कर लो और आधे में पल्स। तो इससे क्या है कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज में हम 2 काइंड ऑफ चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इसी प्लॉट ऑफ लैंड को मैं 4 जगह पे 4 हिस्सा करके एक पे राइस कल्टीवेट कर सकती हूँ, एक पे व्हीट, एक पे पल्सेस और एक पे कोई भी फ्रूट सपोज करो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये मेरा लिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि हम लैंड को ना तो बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, ये मेरा लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, और इस लिमिटेड रिसोर्स का मैंने ऑल्टरनेट यूज किया ताकि क्या कर सकूं मैं, वांट्स को सैटिस्फाई कर सकूं, है कि नहीं। आगे ना जाता है इस टॉपिक पे, देखो वही तो लिखा है कि फीचर्स क्या हो गए कि वांट्स अनलिमिटेड हो गए, रिसोर्सेज का ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करना है, और मींस का यहाँ पे मींस गाइस रिसोर्सेज को बोला गया है ऑल्टरनेट यूज होना चाहिए, और ये एक साइंस है। साइंस यानी कि क्या? सिस्टम ऑफ एलोकेट करना, सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ही यही तो है साइंस।
लेकिन इनके डेफिनेशन को भी मैंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? क्योंकि इनके डेफिनेशन में सिर्फ स्केर्सिटी को ही बोला गया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर रिसोर्सेज की कमी नहीं होती तो, रिसोर्सेज की कमी अगर नहीं होती तो, अगर ये बहुत ज्यादा होता तो, सरप्लस होता तो, उन्होंने इस केस के बारे में बात नहीं की है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट है गाइस, अबंडेंस में कॉज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में अगर प्रेजेंट है तब क्या? क्योंकि इसका एक एग्जांपल, ग्रेट एग्जांपल है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, एक गुड एग्जांपल है जो कि गुड्स के सरप्लस होने की वजह से ही हुआ था, गुड के सरप्लस होने की वजह से ही हुआ था। अब ये केस कभी किसी और क्लास में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी कि मैम ये ग्रेट डिप्रेशन क्या है। अगर आप लोग को इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि ये क्या है, इसके बारे में क्या हुआ था। उन्होंने बोला कि ये कंसीडर की रिसोर्सेज काफी ज्यादा स्केर्स है ना, तो उन्होंने सरप्लस के बारे में तो बात किया नहीं। ग्रोथ इन रिसोर्सेज इज नॉट टेकन इनटू हिज अकाउंट। उन्होंने इस रिसोर्सेज को बढ़ाने का या ग्रो करने का कोई बात नहीं किया। हाँ, ऑल्टरनेट यूज के बारे में बात किया है उन्होंने, इससे कैसे ग्रोथ हो सकता है इकोनॉमी का, इसके बारे में इन्होंने एक सॉफ्ट में कोई भी बात नहीं किया है गाइस। लास्ट में मैंने क्या बोला कि लियोनेल रॉबिन्स ने ग्रोथ के बारे में बात नहीं किया। तो चलो एक और इकोनॉमिस्ट आ गए, बोले कि चलो मैं ही ग्रोथ के बारे में बात कर देता हूँ। तो उन्होंने ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। ये है प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन, आप देख सकते हैं, ये है प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन। इन्होंने ग्रोथ के बारे में बात किया है, इन्होंने ग्रोथ के बारे में बात किया है और इनका टाइमलाइन है 1915 टू 2009, ठीक है। इन्होंने ग्रोथ के बारे में बात किया। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द मनी, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा कि किस तरीके से ये चूज करते हैं, कैसे ये इकोनॉमी चूज करते हैं विद और विदाउट द मनी। लैंड मैम विद और विदाउट मनी कैसे हो सकता है? अरे विद मनी तो तुम जानती हो कि इसमें कोई भी अपग्रेडेशन करने पे पैसा लगता है भैया, अपग्रेड करने में अपग्रेड करेंगे तो इसमें पैसा लगेगा, तो ये विद मनी हो गया। और सपोज करो लैंड में हम कल्टीवेट कर रहे हैं तो ये विदाउट मनी हो गया, है कि नहीं? कल्टीवेट कर रहे हैं बट इसे इन दोनों से ही, इसका दोनों का प्रोडक्शन हाई होने का चांसेस है कि नहीं? प्रोडक्शन से काफी रिलेशन है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और टू इम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, स्केर्स को हमें प्रोडक्टिव काम में लगाना है। स्केर्स रिसोर्सेज को, यहाँ पे रिसोर्सेज की बात हो रही है, जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है उन्हें हमें किसी प्रोडक्टिव यूज पे लगाना है। उन्होंने एक्चुअली रॉबिन्स के भी कुछ डेफिनेशंस को इन्वॉल्व किया कि उनका कुछ ऑल्टरनेट यूज तो होना ही चाहिए और हर एक कमोडिटी को हमें विद इन अ स्पेसिफाइड और विद इन अ ओवर टाइम, स्पेसिफाइड नहीं बोल सकती, ओवर टाइम हमें कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते रहना चाहिए क्योंकि हमारा सारा वॉन्ट्स हमारे करंट सिचुएशन के ऊपर ही चेंज होता है, करंट सिचुएशन के ऊपर ही चेंज होता है, राइट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट नाउ एंड इन फ्यूचर, ऐसे इस तरीके से यूज करें अपने रिसोर्सेज को ताकि हमें फ्यूचर में भी मिले, है कि नहीं। जैसे कोल, आज के डेट में गवर्नमेंट बोल रही है कि कोल का यूज काफी लिमिटेड अमाउंट में करिए ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके, है कि नहीं, फ्यूचर कंजम्पशन के लिए भी मिल सके। तो आप देख सकते हो ग्रोथ डेफिनेशंस में पॉल सैमुअल्सन ने काफी कुछ इंक्लूड किया है। नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियस बात है, मैंने इस बारे में बताया कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप किस तरीके से आपका जो चॉइस, आपका जो वांट्स के अकॉर्डिंगली आप अपने वांट्स को प्रायोरिटाइज करके फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस करोगे कि मुझे ये चाहिए, और सबसे पहला चॉइस आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। नाउ यही बोला गया एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट बोला है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ भी करना है हमें रिसोर्सेज का, है ना। जैसे कि 1000 रुपए है तो मम्मी से जाकर के बोलेंगे भाई इस 1000 रुपए को या तो तुम बढ़ा दो या तो मैं काम करके बढ़ा लूंगा, यानी कि अगर या तो तुम मुझे 1200 रुपए दे दो या तो मैं कहीं जाकर के जॉब कर लेता हूँ, भाई मुझे मिल जाएगा पैसा। तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता क्योंकि जॉब भी आपको स्टिपुलेटेड टाइम के बाद ही करना ही चाहिए। तो आप मम्मी से ही बोलोगे कि भाई मेरा रिसोर्स बढ़ा दो, तो मेरा लिमिटेड रिसोर्स था 1000, अब हो गया वो 1200 रुपए, है ना। और सोल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें हर टाइम खोजना, क्योंकि टाइम इज चेंजिंग, राइट। टाइम चेंज हो रहा है और हमारे चॉइस, हमारा नीड्स भी चेंज हो रहा है। जब हमारा नीड्स चेंज हो रहा है तो हमारा चॉइस भी चेंज होगा, है। सोचो ना, चॉइस भी चेंज होता है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। डायनेमिज्म, यानी कि इसका मतलब हो गया कि हमें अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डायनेमिक तरीके से यूज करना होगा। डायनेमिक मतलब कि डिफरेंट तरीके से, यू कैन से डिफरेंट इन डिफरेंट वेज, राइट। इसका एग्जांपल आप सपोज करो कि लैंड खाली कल्टीवेट करने के लिए यूज थोड़ी होता है,
लैंड खाली कल्टीवेट करने के लिए यूज थोड़ी होता है, उसके हम लोग इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं, उस लैंड पे हम लोग इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं। इसमें तो फार्मर्स सिर्फ कल्टीवेट करेंगे, और लिमिटेड फार्मर्स भी हो सकते हैं कि 50 एकड़ ऑफ लैंड में 50 फार्मर भी अगर वर्क करें तो इस तरीके से। लेकिन इस इंडस्ट्री में हम लोग कम से कम 1000 लोगों को जॉब दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। प्रोडक्टिव तो गाइस दोनों में हो रहा है कि नहीं? प्रोडक्टिव तो दोनों में हो रहा है, फार्मर्स भी कल्टीवेट करके प्रोड्यूस ही कर रही हैं, और ये इंडिविजुअल्स फैक्ट्रीज में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस ही कर रही हैं, है कि नहीं? तो प्रोडक्शन तो देखो हर जगह पे हो रहा है कि नहीं? तो हमारे जो रिसोर्सेज है, मेरा कहने का मतलब है हमारे जो रिसोर्सेज है उसका डायनेमिक वे में यूज होना चाहिए। तो आज के क्लास में हमने चारों डेफिनेशंस कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में मैम बोलोगे कि मैम क्या इतने ही इकोनॉमिस्ट है? नहीं बेटा, पॉल सैमुएल्सन के बाद एक आते हैं, सैमुएल्सन के बाद भी एक जन आते हैं जिसका नाम है लेमर्ड। सैमुएल्सन के बाद भी एक और इकोनॉमिस्ट आते हैं, मेनार्ड केन्स। ये भी आते हैं, इन्होंने भी बहुत डीपली इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट और इनकम को लेकर के बात किया है गाइस, एम्प्लॉयमेंट और इनकम को लेकर के बात किया है। ये हम लोग ऑब्वियसली क्लास 12 में इनका एक ब्रॉड चैप्टर है, C+I+D, ब्रॉड चैप्टर है गाइस, केनेशियन थ्योरी। और आशा है कि क्लास 12 के चैप्टर में हम लोग केनेशियन थ्योरी बहुत ही ब्रॉडली पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू।